हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी आज जो क्लास चलने वाली है वो मैं सिर्फ़ और सिर्फ क्लास 12 को लेके आई हूँ। आज क्लास 12 की जो आपका नागरिक शास्त्र है, मैं उसका जो क्वेश्चन आंसर है मैं उसको सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि ऐसे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी जो स्टूडेंट्स 12th में हैं, एंड मेरी भी ऐसे रिवीजन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैं आज उन सभी क्वेश्चंस को, उन सभी प्रश्नों को लेके आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि आप जो जैसे कि जो राजनीति है और जैसे कि जो नागरिक शास्त्र, मतलब ये सब जो सब्जेक्ट हैं, समाज शास्त्र, इन सबको आप लेके आइए, मतलब क्लास 12 की आप क्लास को लेके आइए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आज आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं उन सभी सवाल को, उन सभी क्वेश्चंस को, जो प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, आपके क्या जो मेरे भी एग्ज़ाम में आने वाले हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि मैं उसी टॉपिक से आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मैंने उस सभी, देखिए, मैं डेली आपको अब रेगुलर में आपका ये वाला जो सब्जेक्ट है नागरिक शास्त्र में, इसका वीडियो, इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसे मैं रोज़ डेली आपको, ज़्यादा तो नहीं, जैसे कि 10, 15 या फिर 5, ऐसे में रोज़ डेली रेगुलर आपका सॉल्व कराऊंगी क्वेश्चंस यहाँ पे जो है। तो ऐसे आप लोग की भी रिवीजन हो जाएंगे। अब समय भी ज़्यादा नहीं रहा है एग्ज़ाम में, जानते ही हो कि फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जितने भी समय बचे हैं तो आप लोग रिवीजन करिए। अब जितना भी आप लोग पढ़ चुके हो और जितने आप अभी जिन स्टूडेंट्स का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप उन्हें जल्दी से कवर कर लो, और उसके बाद यहाँ पे जो मैं पढ़ा रही हूँ इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और अब जितना आप पढ़ चुके हो उसका अब आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में आ चुका है। तो अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास या हमारे पास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब 5 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये सारे सवाल जो है, एक्चुअल में ना, बहुत से जो स्टूडेंट साइंस वाले हैं वो ये कहते हैं कि आर्ट तो बहुत इजी है, बट इजी नहीं होता। अगर उनके सामने आर्ट के जो सवाल होते हैं वो रख दिया जाए ना, तो वो बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते, वो बिल्कुल हल नहीं कर पाएंगे, और वो अटकने लगते हैं, और बस उनकी बोली ही बड़ी बड़ी होती है। अधिकतर मैंने देखा है जो स्टूडेंट साइंस वाले होते हैं ना, वो आर्ट वाले को हमेशा नीचा ही दिखाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक सब्जेक्ट अपने आप में डिफ़िकल्ट होता है। तो बहुत से जो साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो इस सिलेबस से दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये समझ में ही नहीं आता, इसलिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल, अपने आप में तो हर एक सब्जेक्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट भी होता है, बहुत ही ईजी भी होता है, बट उसमें इतना डिफरेंट होता है कि आपको समझ में नहीं आता। इस वजह से हम लोग ये कह देते हैं कि हाँ, ये सब्जेक्ट इतना डिफ़िकल्ट है, ये इतना ईजी है। तो अपने आप में सब देखा जाए तो ईजी है, सब डिफ़िकल्ट है। ओके। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ सवाल को लिखा है, और ये सवाल आप पढ़िए, ये देख लेना, मैं आपको पक्का कह रही हूँ कि ये सब जो यहाँ पे सवाल जो मैंने प्रश्न लिखा है ना, ये बिल्कुल एग्ज़ाम में पूछता है। और मैंने 2-3 साल का जो क्वेश्चन पेपर है मैंने उसे भी देखा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आपका जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें भी अधिकतर यही, यानी कि समाज शास्त्र से ही, समाज शास्त्र हो क्या, और जो आपका नागरिक शास्त्र है, यहाँ से अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। उसमें आपको ऐसे करके थोड़ी आएगा कि हाँ, मैं इस सिलेबस से आया, मतलब मैं समाज शास्त्र से आया हूँ, नागरिक शास्त्र नहीं, वहाँ पे ऐसे ही पूछ लेता है। आप देख लेना, क्वेश्चन पेपर भी उठा के देख लेना, प्रीवियस पेपर जो होगा उसमें आपको नाटो के बारे में भी पूछा होगा। उसमें आपको सोवियत अर्थव्यवस्था, मतलब मानो कि सोवियत अर्थव्यवस्था नहीं, किसी कंट्री का इकोनॉमिक्स भी पूछ लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पूंजीवादी भी पूछ सकता है, पूछता भी है। और यहाँ पे जानते हो, महाद्वीप के बारे में तो ज्योग्राफी में सवाल पूछता है, ज्योग्राफी यानी भूगोल से। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे इतना ही नहीं, करंट अफेयर्स जो आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है, 2-3 साल का लोग रिवीजन करते हैं ना, इसी वजह से, क्योंकि सवाल ऐसे पूछते हैं। देखो यहाँ पे, देखो, पूछ भी लिया है कि 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी थी। बताइए, करंट अफेयर्स से सवाल आ गया कि नहीं आ गया ना। अगर आपने पढ़ा होता तो आपको याद होता कि हाँ, उस टाइम इतनी सदस्य संख्या थी 2006 में। डेट भी दिया है यहाँ पे, देखिए 2006 में। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है ना, तो मान के चलिए आपका 50 से ज़्यादा ही, मतलब 50 प्लस आपका जो
50+% आपका जो सब्जेक्ट है ना, जो सवाल है वो हल हो जाते हैं यूपीएससी की अगर मैं बात करूँ तो मैं तो यही कहूँगी कि आपका जो देखो यूपीएससी का जो स्टूडेंट्स अधिकतर होते हैं वो आपने देखा होगा कि अधिकतर वो ग्रेजुएशन में बीए ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अधिकतर कहा जाता है कि मतलब यूपीएससी के लिए बीए ज़्यादा बेटर होता है ना। जो आर्ट वाले होते हैं उनके वो जो आर्ट पहले से ही लेके पढ़ लेते हैं, है ना। जो साइंस नहीं लिए रहते हैं तो उनके लिए सब सब्जेक्ट बहुत ईजी हो जाता है। तो इस वजह से कहा जाता है फ्रेंड्स कि यूपीएससी के लिए आर्ट ज़्यादा बेटर होता है और ग्रेजुएशन मतलब बीए भी ज़्यादा बेटर होता है। तो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि अधिकतर सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं उसमें, उसके एग्ज़ाम में, है ना। जो लिखने जो मेंस में आता है, आपने देखा है कि नहीं देखा है तो आप प्रीवियस पेपर में देख लेना। और मैं भी देखी हूँ, मैं यूट्यूब पर देखी थी कि बहुत से सवाल ऐसे हैं मतलब कि आईएएस में ऐसे पूछे गए थे कि जो यहाँ पे इन सब सवाल मतलब इस सिलेबस से मिलते जुलते क्या इसी में से ही पूछ लिए गए हैं। कहते हैं ना कि एनसीईआरटी किस लिए बोली जाती है, आपको इम्पोर्टेंट है इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो बहुत ही मतलब अगर आप स्टार्टिंग से एनसीईआरटी अपना बेसिक कवर कर लेते हो तो आगे आपको जो भी मतलब यूपीएससी में जो सिलेबस से जिस भी सिलेबस से छोटे सिलेबस से मतलब यहीं से आपके सवाल पूछे जाते हैं। बट वहाँ पे आपको ये होता है कि नहीं इतने हाई लेवल की बुक से पूछा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अच्छी पकड़ आप इन सब सिलेबस में बना लो, आराम से आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है यूपीएससी आप उसे क्रैक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो उसे छोड़ो, सबसे पहले यहाँ पे सामने अब अभी तो बोर्ड का 12th का एग्ज़ाम है तो उसे देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसमें आप इन सब सिलेबस से आप दूर मत भागो, बहुत इंटरेस्टिंग आपका ये सिलेबस है। इसमें ये आपको पता चलता है कंट्री में क्या हो रहा है, किस चीज़ का निर्माण हो रहा है, क्या क्या उसमें चेंजिंग की जा रही है ना। तो ये सारी चीज़ें आपका इसमें अधिकतर यही सब सवाल आते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा था, यहाँ पे पूछा क्या है, मैं देखो हाँ मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि यहाँ पे अगर आप लोग अपनी बुक में जो यहाँ पे जो नागरिक शास्त्र आपका सब्जेक्ट है, अगर आप उस बुक में अगर ये सब सवाल आप हेरोगे तो आप नहीं मिलेगा आपको, तो आप बोलोगे नहीं पता नहीं दीदी कहाँ से लेके आई है पढ़ा रही है। तो मैं आपको बता दूं, देखो जो सिलेबस आपका नागरिक शास्त्र है उसके ठीक पीछे उसमें पूरा 9th पार्ट तक है, 9 पार्ट तक। तो 9 पार्ट से मैं स्टार्ट की हूँ उसके पीछे। अगर आप इस सब सवाल को हेरना चाहते हो तो अपना जो आपका जो सब्जेक्ट है उसके पीछे दिया होगा, लेकिन पुरानी वाली में पीछे है कि चैप्टर 9th में, मतलब कि 9 वाला चैप्टर जो है पीछे है। अगर हो सकता है कि जो नई वाली बुकें आई हैं ना उसमें बहुत से चैप्टर कार्ड भी दिए गए हैं और हो सकता है कि आगे पीछे भी हो सकता है, तो आप लोग उसे देख लेना। लेकिन मेरा मानना ये है कि मतलब अधिकतर बुक में जो 9 वाला आपका चैप्टर है पार्ट 9 तो उसमें ये वहाँ से ये सब क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखी हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में आने तय है ना। अगर आपका लिखने में अति लघु उत्तरी में नहीं आएगा तो दीर्घ में तो आएगा, अगर उसमें भी नहीं आएगा तो ऑब्जेक्टिव यानी वैकल्पिक में जरूर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोग जो ये समझते हो कि वैकल्पिक छोड़ना मत क्या करो, क्योंकि उससे भी आपके नंबर कम हो जाते हैं, उसका ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हम इस पर गौर करते हैं। देखिए नाटो की स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे, है ना। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बोल दूँ, यहाँ पे जो नाटो की बात की गई है, आप नाटो के बारे में विस्तृत जानकारी आपकी बुक में अगर हो तो पढ़ लेना, और अगर नहीं भी हो तो आगे अगर आप जो कोई भी बुक लोगे तो उसमें हो सकता है, और अगर उसमें ना हो तो यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे आप समझ लो। और अगर यहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आती है तो आप क्या करना, इसके बारे में और विस्तृत जानकारी, या फिर आप जैसे कि गूगल हो गया, जो भी आप जानते हो इंटरनेट का सुविधा इतनी प्रेजेंट टाइम में मौजूद ही है, और आगे आप इसका भी एक बुक भी आता है तो उसको भी ले लेना, आप समझ लेना। और हाँ मैं आपको बता दूँ कि जो नाटो है, नाटो इस संगठन के बारे में आप बिल्कुल पढ़ लेना, क्योंकि आगे आप कोई भी हाई लेवल पे एग्ज़ाम दोगे तो उसमें ये आएगा ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको पढ़ लेना नाटो के बारे में। लेकिन यहाँ पे अभी जो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है हम उसे समझते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि नाटो की स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे। तो आप जानते हो कि नाटो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, वो 4 अप्रैल 1949 में हुई थी नाटो की स्थापना। सबसे पहले तो ये समझ लो कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1949 में हुई थी नाटो की स्थापना। ठीक है, और मैं आपको आगे बताऊं यहाँ क्या कह रहा है कि नाटो की स्थापना के समय, यानी कि जब 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना
की गई तो उस टाइम इसमें कितने देश शामिल थे, कितने देश शामिल थे। ये एक संगठन है, नाटो जो है ये एक संगठन है। मैं आपको बता दूं कि नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 30 देशों का क्या है, संगठन है। कितने देशों का, 30 देशों का। तो इसमें कुल मिला के 30 देशों का ये एक क्या है, 30 देशों का एक सुरक्षा मतलब कह सकते हो गठबंधन है। ठीक है, इसमें 30 देश मिले हैं जो आपस में क्या किए, गठबंधन बनाए हैं। तो यहाँ पे ये रहा। तो अब ये क्या है, तो मैंने आपको ये बताया क्या है। फिर इसकी स्थापना कब हुई, 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। अब बात ये कह रहा है कि इसमें कितने देश शामिल थे उस टाइम जब इसकी स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स इसमें टोटल 12 देश थे। तब कितने देश थे इसमें, मैं आपको बता दूं 12 थे। लेकिन अब इसकी जो सदस्य संख्या थी वो अब दोगुनी होती चली गई है, मतलब अब बढ़ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा। और मैं आपको फिर से बता दूं कि एक बार आप फिर से सुन लो कि नाटो क्या है। यहाँ पे जो नाटो है वो क्या है, तो देखिए नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 30 देशों का एक सुरक्षा गठबंधन है। क्या है, एक सुरक्षा गठबंधन है। कितने देशों का, 30। ठीक है, और फिर जिसकी स्थापना मैंने आपको बताया कि 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। और ये एक संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी इसकी स्थापना। वो जो संधि थी, मतलब वो जो संधि थी वार्षिक गठन करके, हाँ वार्षिक गठन संधि पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1949 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा। और देखिए नाटो का जो मूल, हाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे कितने पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब की गई थी, बात क्लियर। फिर उस समय इसमें कितने देश शामिल थे जब इसकी स्थापना की गई थी, तो 12 थे, ये भी क्लियर हुआ। फिर अब मैं आपको बताऊं कि जो नाटो है, जानते हो कि गठबंधन है उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 30 देशों का, ये क्या है, गठबंधन है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हुआ। और ये समझो कि अब नाटो का जो उद्देश्य है वो क्या है, क्या है जो नाटो का उद्देश्य है उसे समझो। नाटो की स्थापना क्यों की गई थी, ये भी तो सवाल उठ सकता है ना, क्यों की गई थी। तो इसलिए क्यों की गई थी कि जो मित्र राष्ट्र थे, उनके जो मित्र राष्ट्र थे, मतलब जो राष्ट्र स्वतंत्र हो चुके थे, जब आप जानते ही हो कि जब यहाँ पे जब लड़ाइयाँ हुई थी तो उस समय विश्व क्या था, 2 गुटों में बढ़ चुका था। ठीक है, जिसका एक तरफ देख रेख अमेरिका कर रहा था और दूसरी तरफ रूस की सोवियत संघ कर रहा था। ठीक है, तो उस समय क्या था, तो इसलिए इसकी स्थापना की गई ताकि जो मित्र राष्ट्र थे उनकी राजनीतिक और सैन्य सुरक्षा उनको प्रदान की जा सके और उनके साथ ही साथ उनकी आर्थिक तौर पे उनकी देखभाल की जा सके, उनको सुरक्षा, उनकी राजनीतिक शक्ति को बनाए रखा जा सके। इस वजह से इसकी स्थापना की गई थी नाटो की। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको कोई डाउट नहीं है। तो एग्जाम में अगर ऐसे पूछ लेता है नाटो के बारे में, तो नाटो का नाम सुनते ही आपको ये समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले नाटो है क्या, ये लिखना। फिर इसकी स्थापना कब की गई थी ये लिख देना। फिर इसके बाद क्या इसका उद्देश्य क्या है ये लिख देना। 3 पॉइंट तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक, अब दूसरा क्या है, सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच किसी एक प्रमुख अंतर को उजागर कीजिए। यहाँ पे आपको अंतर पूछ रहा है, किसका अंतर पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सोवियत अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मतलब यहाँ 2 अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, 2 अर्थव्यवस्था। और 2 अर्थव्यवस्था कौन सी है, एक है सोवियत और एक है पूंजीवादी। तो यहाँ पे कह रहा है कि सोवियत अर्थव्यवस्था का मतलब जो रूस, यानी कि जो सोवियत, जब सोवियत का विखंडन हुआ तो उसके बाद उसका नाम क्या हो गया था, वो रूस में परिवर्तित हो गया था, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि सोवियत अर्थव्यवस्था मतलब जो सोवियत जो देश था उसकी जो अर्थव्यवस्था थी और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इन दोनों अर्थव्यवस्था के बीच में आपको एक अंतर बताना है। तो यहाँ पे कह रहा है ना, प्रमुख एक अंतर, मतलब मेन एक अंतर को उजागर कीजिए, मतलब बताइए कि इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं में क्या अंतर है। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है कि जो सोवियत अर्थव्यवस्था की, यहाँ पे समझो, सोवियत अर्थव्यवस्था के उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर आपने अगर इस लेसन को पढ़ा होगा तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि यहाँ पे देखो सोवियत अर्थव्यवस्था पे किसका था, राज्य या सरकार, किसका, राज्य या सरकार का नियंत्रण होता था। किस अर्थव्यवस्था में, सोवियत अर्थव्यवस्था में राज्य या सरकार का नियंत्रण होता था। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता था, इस पे
निजी स्वामित्व होता था, निजी। ठीक है, क्या? निजी। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत इसकी जो अर्थव्यवस्था थी, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, ये निजी व्यक्तियों के हाथ में थी। निजी मतलब उसका खुद का, मतलब किसी का खुद का, इस पर सरकारी नियंत्रण नहीं होता था। जैसे आपने पढ़ा है जमींदार के बारे में, है ना। तो जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, आज हम लोग भूमि को अधिया देते हैं। जो मतलब जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो क्या करते हैं, आपकी भूमि को अधिया लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप क्या हुए, आप एक जमींदार हो जाते हो, इसकी ज़मीन है, और लेने वाला क्या हुआ, आप वहाँ पे निजी कहलाओगे। ठीक है, तो वह क्योंकि वो भूमि आपकी है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि यहाँ पे देखो, इतना पॉइंट याद रखना कि जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी, इसमें राज्य या फिर सरकार का नियंत्रण होता था, जबकि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती थी, ये निजी व्यक्तियों के हाथों में होती थी। अब मैं इसे और विस्तृत बताऊं तो समझो, सोवियत अर्थव्यवस्था के उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य यानी कि सोवियत अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन चीज़ें होती थी, जिनका भी वितरण किया जाता था, उस पर राज्य या फिर सरकार का नियंत्रण होता था। मतलब उसका देखरेख सरकार या फिर राज्य के हाथों में होता था। तो ये कह रहा है कि सोवियत अर्थव्यवस्था के उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य या सरकार का नियंत्रण होता था, बिल्कुल होता था। फिर यहाँ क्या कह रहा है, आप समझो पूंजीवादी की बात कर रहा है। तो पूंजीवादी को समझते हैं। देखिए, जबकि पूंजीवादी देशों में निजीकरण को अपनाया गया था, मैंने आपको वही बताया कि यहाँ पे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, इसमें निजीकरण को अपनाया गया था। इसमें जो भी चीज़ें उत्पादन की जाती थी, इनका वितरण किया जाता था, जो भी चीज़ें भेजी जाती थी, आयात की जाती थी, इसके अंतर्गत इसमें क्या था, इसमें इसका नियंत्रण निजी व्यक्ति करते थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। और यहाँ पे सोवियत अर्थव्यवस्था जो है, सोवियत अर्थव्यवस्था की देखरेख सरकार या फिर राज्य करता था, है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों के विपरीत सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में होती थी। मतलब इसके ठीक विपरीत अगर देखा जाए तो ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं ठीक इसके विपरीत ही है। क्या है, ठीक इसके विपरीत है। यहाँ पे बस इतना फ़र्क है कि जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी, इसका देखरेख राज्य या फिर सरकार करता था, और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, इसका देखरेख निजी व्यक्ति करते थे। ठीक है, इसमें निजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। ये तो क्लियर हुआ, बस ये हो गया अंतर, है ना। ये तो आप आसानी से लिख सकते हो, इतना सिंपल सा, बस यहाँ पे एक प्रमुख अंतर पूछा था और मैंने वो बता दिया। तो आपको भी ऐसे एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट क्या है, तीसरी अब ध्यान से देखिए, तीसरी पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि चीन किस महाद्वीप में स्थित है। देखो, ये भी पूछ लिया है और ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अगर लिखने में नहीं आएगा, अति लघु उत्तरी में नहीं आएगा, अगर दीर्घ में नहीं पूछेगा तो विकल्पिक में तो ज़रूर पूछेगा। यहाँ पे कह रहा है कि चीन किस महाद्वीप में स्थित है। तो आप जानते हो कि आपका जो भारत है, भारत के ठीक उत्तरी दिशा में अगर आप देखोगे तो जो चीन है वो आपको नज़र आएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा अगर मैप में दिखा दूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जो भारत है, ऊपर का ये जो हिस्सा है भारत का, जानते हो ना आप। ठीक है, तो ठीक है, तो जानते हो कि ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है ना, नीचे दक्षिण है, फिर इधर पूरब, इधर पश्चिम है। तो इधर ही क्या है, चीन है ना, इधर ही। तो इधर इस साइड क्या है, मतलब अगर बात करें कि उत्तर पूर्वी, हाँ, उत्तर पूर्वी की तरफ क्या है, चीन स्थित है। तो जानते हो कि जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो भाई जो चीन है वो भारत के जस्ट बगल में ही है, यूँ कहे तो भारत का पड़ोसी देश है चीन, है ना। तो यहाँ पे चीन भी कहाँ, किस महाद्वीप में स्थित हुआ, एशिया महाद्वीप में। तो आपको ऐसे समझना है ना। तो मैंने क्या कहा, इतना समझो कि चीन भारत का एक पड़ोसी देश है और ठीक उसके उत्तर पूर्वी दिशा में वो स्थित है। तो भारत भी तो अपना एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो चीन भी तो भारत के जस्ट बगल में ही है, उसका पड़ोसी देश है, तो वो भी एशिया महाद्वीप में ही स्थित है ना। तो बस हो गया हल, तीसरा वाला सवाल। बस ऐसे लिख देना, एग्जाम में हो जाएंगे आपके जितने अंक के होंगे, नंबर मिल जाएंगे आपको।
फिर यहाँ पे नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। यहाँ पे देखो इसकी सदस्य संख्या कितनी थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों, मतलब सदस्य देश मतलब समझते हो कि इसमें कितने देश ऐसे थे जो इसके सदस्य थे, किस टाइम, 2006 में। तो यहाँ पे देखो कितना पीछे का वो पूछ रहा है ना, तो कितने देश सदस्य 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। तो फ्रेंड्स इसमें उस टाइम अगर मैं बात करूं तो उस टाइम इसमें 192, हाँ इसमें उस टाइम 192 देश ऐसे थे जो इसके सदस्य हैं, ठीक है। किस टाइम, यहाँ सन भी देखते चलना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप ये देख लो और फिर बोल दो नहीं नहीं इतना नहीं है, नहीं, इतना कब की बात कर रहा है, इतना 2006 में पूछ रहा है, कब की, 2006 में। अभी क्या चल रहा है आपका, 2023 चल रहा है ना, तो कितना पीछे का पूछ रहा है वो समझो। 2006 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, तो 192 थी। कब थी, 2006 में, 2006 की बात कर रहा है, 92 है, ठीक है। फिर नंबर 5 क्या पूछ रहा है सवाल, ये देखो, यह कहना कहाँ तक उपयुक्त है कि वैश्वीकरण राज्य की संप्रभुता का हनन करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि यहाँ पे ये जो पूछा है सवाल ना, ये वाला सवाल यूपीएससी में पूछा था, क्योंकि मैंने देखा है। तो यहाँ पे बाकी सवाल, बाकी चीज़ों को, ये इसमें ना आप 2 चीज़ नोटिस करके चलो, क्योंकि एक जो वैश्वीकरण है ये क्या है, ये कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब वैश्वीकरण ही क्या करता है, देश को आगे ले जाता है, और अगर वैश्वीकरण ही ना रहे ना तो देश आगे नहीं प्रगति कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे एक आप यहाँ पे ये वाला जो सवाल आपका जो नंबर 5 वाला जो प्रश्न है, इसको ध्यान से देख लेना, इसको ध्यान से कर लेना, क्योंकि ऐसे जैसे यहाँ पूछा गया है ना सवाल, थोड़ा सा ऐसे ही घुमा फिरा के आगे लेवल पे पूछता है सवाल, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगी कि भाई ये वाला जो सिलेबस है ना नागरिक शास्त्र, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप उस जो स्टूडेंट्स यूपीएससी वाले हैं खासतौर पे वो इन्हें समझ सकते हैं, क्योंकि देख लो भाई हिस्ट्री में भी ज्योग्राफी से, और या फिर अगर सवाल जो पूछता है वो ऐसे घुमा फिरा के पूछता है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो संप्रभुता की बात आई है ना, संप्रभुता जो लक्ष्मीकांत है उसमें आप पढ़ते हो कि नहीं, छोटे क्लास की जो एनसीईआरटी है सामाजिक की, उसमें भी संप्रभुता पढ़ने को मिलता है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि संप्रभुता का हनन करता है, क्या, वैश्वीकरण राज्य की संप्रभुता का हनन करता है। तो ये आपके स्टेट से रिलेटेड है, ये आपके संविधान से भी रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ संप्रभुता की बात की गई है ना फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, और यहाँ पे वैश्वीकरण यानी कि आपका वैश्वीकरण का जो चैप्टर है वो आपके इकोनॉमिक्स में जुड़ जाएगा, क्योंकि वैश्वीकरण अगर नहीं रहेगा ना तो आपका जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, डेवलप नहीं कर सकती, है ना। तो यहाँ पे देखो, तो ये वाला जो आपका 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देख लो और इसे अच्छे से समझ लेना। सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि आपको सिर्फ 12 ही क्लिक करना है, नहीं, 12 ऐसा पढ़ो, कोई भी सिलेबस ऐसा पढ़ो कि वो आपको लंबे समय तक याद रहे, और यहाँ छोटी मोटी एग्जाम क्लिक करने के बाद आपको हाई लेवल तक भी जाके आप आगे भी बढ़ सको, ऐसा नॉलेज रखो। ऐसा नहीं कि बस यहाँ 12 पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे नाटो एक, इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नाटो के बारे में जानकारी ले लेना, और तो मैं लेके आऊँगी ही, फिलहाल अभी यहाँ मैं आपको जो पढ़ाई उसे समझो। अब तो फिलहाल मैंने इसमें आपको 20% से अधिक मैंने आपको जानकारी नाटो के बारे में दे दी है कि नाटो है क्या, नाटो की स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है, ये कितने देशों का गठबंधन है। तो इसमें मेन पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया। अब उसके बारे में आप और कुछ इसके बारे में पूरा ना डिटेल निकालना चाहते हो तो भाई आप वो निकाल लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नंबर 5 क्या कह रहा है कि ये कहना कहाँ तक उपयुक्त है कि वैश्वीकरण राज्य की संप्रभुता का हनन करता है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन ऐसे घूम के आया है, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स वैश्वीकरण को नहीं समझे होंगे ना, मैं 100% कह रही हूँ कि वो बिल्कुल भी इस वाले प्रश्नों को हल नहीं कर सकते,
क्योंकि जब उन्हें पता ही नहीं है कि वैश्वीकरण कहते किसे हैं तो वो लिखेंगे कैसे कि संप्रभुता का हनन होता है। उन्हें पता भी नहीं हो कि संप्रभुता है क्या। तो यहाँ पे दो ऐसे शब्द आए हैं, संप्रभुता और दूसरा वैश्वीकरण। तो मैंने आपको आगे वाली वीडियो में पढ़ाया कि संप्रभुता किसे कहते हैं, जहाँ एकता की भावना हो, ठीक है, वो हो गया संप्रभुता। और फिर यहाँ पे देखो वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण क्या है तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप ये समझो कि वैश्वीकरण कहते किसे हैं, तब उसके बाद आप इसे हल कर पाओगे, ठीक है। देखिए, वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अलग अलग कंट्री हैं, जो अलग अलग क्या हैं, जो अलग अलग देश हैं, उनके बीच परस्पर जो संबंध है आपस में, उनके संबंध और उनके एकीकरण को ही, उनके तीव्र एकीकरण को ही क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। है ना, आप समझ में आई आपको बात कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। मतलब जो अलग अलग कंट्री हैं, जो अलग अलग देश हैं, उनके बीच जो परस्पर संबंध है, जो एकीकरण है, उसी को कहते हैं वैश्वीकरण। तो ये तो है वैश्वीकरण का मतलब। अब ये समझते हैं कि भाई यही एकीकरण, यही विभिन्न देशों के बीच में जो एकीकरण है, परस्पर जो संबंध है, ये किस प्रकार से राज्य की संप्रभुता का हनन कर सकता है, कैसे कर रहा है ना। तो यहाँ थोड़ा समझते हैं, पॉइंट बहुत घुमा के आया है सवाल यहाँ पे। तो देखिए, अब देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अब मैंने आपको क्या कहा कि दो विभिन्न देश जो परस्पर आपस में क्या हो, संबंधित हो, जो एकीकरण हो। अब ये समझो कि जब दो देश आपस में संबंध हैं, एकीकृत हैं, तो भाई उनके यहाँ तालमेल भी होगा। ध्यान से समझो, तभी आप इसका अर्थ समझ पाओगे। हाँ, आपने वैश्वीकरण मतलब इसके वैश्वीकरण के अर्थ को समझा। तो मैंने आपसे कहा कि दो देशों के बीच परस्पर संबंध को या उनके तीव्र एकीकरण को ही वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो दो देश हैं आपस में संबंधित हैं, एकीकृत हैं, तो फिर भाई उनके यहाँ तालमेल भी होगा आपस में। जैसे एग्जाम्पल तो पड़ोसी का ले लो, जैसे कि मान लो आपके ही पड़ोसी हो गए और आप हो गए, आप उनके यहाँ जाते हो, वो आपके यहाँ आते हैं, आपकी और उनके यहाँ आपस में बैठती उठती है। जो चीज़ें आपके यहाँ नहीं होती आप उनके यहाँ लेते हो, जो उनके यहाँ नहीं होती वो आपके यहाँ लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, तालमेल है। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे दो देश हो गए। जैसे मान लो एक भारत ही हो गया और दूसरा मान लो रूस हो गया। तो आप जानते हो कि रूस और भारत की काफ़ी अच्छी दोस्ती है, मित्रता अच्छी है, ठीक है। अब क्यों अच्छी है तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ना, जब रूस की क्रांति होती है तो वहाँ से पता चलेगा आपको। तो यहाँ पे देखो, भारत और रूस, ठीक है, भारत और रूस जो है ये दोनों आपस में अच्छे मित्र हैं। जो यहाँ पे दो राष्ट्र हैं ये दोनों, अब देखो यहाँ पे इनकी जो अच्छी खासी दोस्ती है, तो ये क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पे भारत वाले ये सोचेंगे कि यहाँ पे जो जैसे कि मान लो भारत वाले सोचेंगे कि मैं चलूँ अब रूस में फैक्ट्री वैक्ट्री डाल दूँ, वहाँ पे कमाई करूँ, हाँ मैं वहाँ पे रहूँ। भाई होता है ना कि जैसे कि इंडिया से बहुत से लोग जाते हैं विदेश में पढ़ने रहने, फिर वहाँ से बहुत से लोग आते हैं भारत में रहने घूमने, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो मतलब जैसे कि भारत अब ये सोचा कि मैं चलूँ रूस के यहाँ अपना फैक्ट्री डालूँ, या फिर रूस ही सोच लेता है कि चलूँ मैं भारत में अपना फैक्ट्री डालूँ, हाँ वहाँ पे मैं अपना उद्योग धंधा चलाऊँ। तो भाई जब आपस में मेल जोल है तो भाई उनको इजाज़त तो देगा ही वो, एक देश दूसरे देश को, कि हाँ आओ रहो खाओ, मैं हाँ यहाँ पे रहो अच्छे से, क्या दिक्कत है मुझे, है ना। तो वही काम यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों मान लो आपस में लेन देन करते हैं, वहाँ पे फैक्ट्री डालते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं एक दूसरे के यहाँ। भैया देश की बात मैं कर रही हूँ, पर्सनल एक व्यक्ति का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्या हुआ, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि इनकी संप्रभुता का हनन कैसे हो रहा है। यहाँ समझो, तो यहाँ पे इनके यहाँ लेन देन है भाई, चल रहा है, ये इनके यहाँ रह रहे, ये इनके यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जानते हो
कि जैसे कि भारत वाले रूस में गए, रूस वाले भारत में आए। थोड़ा साफ कर दूं मैं क्योंकि आपको स्पष्ट नहीं दिखता होगा। ठीक है, भारत वाले रूस में गए और रूस वाले कहाँ आए, भारत में आए। तो भाई ये जाके इनके यहाँ रह रहे हैं और ये आके इनके यहाँ रह रहे हैं। तो ऐसे क्या हुआ, ऐसे में ये अपने जो इनके जो तौर तरीके हैं, रहन सहन, वो अपना वाला लेके यहाँ पे आए रहने, है ना। जानते हो कि जैसे कि बहुत से विदेशी, बहुत से अंग्रेज ऐसे हैं जो भारत के कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना, और यहाँ के लोग वहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं, विपरीत काम हो रहा है ना। तो वही मैं आपको बता रही हूँ। देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रूस वाले यहाँ रह रहे हैं, भारत वाले रूस में रह रहे हैं, फिर वो अपना तौर तरीका यहाँ लेके आए हैं भारत में, भारत वाले लेके गए हैं रूस में। तो भाई अब देखो, यहाँ भारत के जो तौर तरीके हैं वो तो आपकी नज़र में अच्छे हैं, है ना, बिल्कुल अच्छे हैं, और वो रूस में चले गए लेके, तो वहाँ की तो कंट्री क्या करेगी, डेवलप करेगी भाई। क्योंकि जब दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति अच्छा है, एक व्यक्ति नहीं अच्छा है, जो अच्छा है वो उसके यहाँ गया जो नहीं अच्छा है, और जो नहीं अच्छा है वो उसके यहाँ आ गया जो अच्छा है ना। खेला है इसमें भाई, समझो। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ आए, ये यहाँ आए, वो अपना कल्चर लेके आए, वो वहाँ ले गए। तो ऐसे में क्या हुआ, जैसे भारत वाले अपना कल्चर लेके गए रूस में, अब भारत वाले तो बहुत अच्छे हैं भाई, हमारे यहाँ तो जानते हो, यहाँ पे वेद पुराण चलता है, यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है, यहाँ पे एकता है ना। तो ये तो लेके गए रूस में अपनी कल्चर। तो देखिए, जब भारत वाले रूस में गए और रूस वाले भारत में आ गए भाई, तो यहाँ पे क्या है, वो अपनी संस्कृति ले गए वहाँ, वो अपनी संस्कृति लेके आए। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब मानो भारत वाले तो अपनी संस्कृति अच्छी खासी ले गए रूस में, ठीक है, तो वहाँ के लोग तो इनकी संस्कृति को अच्छा खासा देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, लेकिन ये उनकी संस्कृति को सीखेंगे जो नहीं अच्छी है। एग्जाम्पल जानते हो कि जो भारत वाले हैं वो जाते हैं ना विदेशों में। अब देखो, जो लोग भारत से विदेशों में गए हैं वो लोग अब यहाँ पे जब आते हैं, तो आपने कभी नोटिस किया है कि वो लोग कैसे, मतलब रहन सहन, उनका खाना पीना, सब उठना बैठना, समाज में देखना, सब कुछ बदल चुका है। जो लोग विदेश में, अमेरिका में जा चुके हैं, जो लोग गए हैं अमेरिका में, वो उनकी संस्कृति सीख ली हैं। और जो रूस वाले, मतलब जो अमेरिका वाले हैं, बहुत सी आपको अंग्रेज ऐसे देखने को मिलेंगे जो भारत की संस्कृति को सीखे हैं, है ना। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर विदेशों में जाके उनकी संस्कृति कल्चर को समझ चुके हैं। तो ऐसे क्या हुआ, यहाँ पे अपनी संस्कृति का हनन हुआ, है ना। तो ऐसे ही कह रहा है कि यहाँ पे वैश्वीकरण मतलब क्या, आप समझो। यहाँ पे हमारे यहाँ जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, जो जैसे कि मानो कि जो विदेशी कंपनियाँ हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, वो आके भारत में रह रही है ना। वो यहाँ पे रह तो रही है, ठीक है, रह रही हैं। तो यहाँ पे उनको यहाँ आने से पहले देखो, जब भी कोई भी कंट्री, कोई भी देश आपस में कोई काम करता है तो उसका पहले से ही तालमेल, मतलब बातचीत विमर्श हो चुका रहता है, हो जाता है बात विमर्श कि हाँ आप मेरे यहाँ आइए, ऐसा वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपनियाँ हैं वो ऐसा तो है नहीं कि बिना इजाज़त लिए ही भारत में आ गई होंगी, है ना। तो भाई पहले से यहाँ पे बातचीत हुई होगी उनकी। तो क्या हुआ, हाँ बातचीत हुई, वो भी बोले होंगे जब मेरी प्रॉफिट अच्छी होगी तो मैं तुम्हें भी दूंगा इतना %, बात हो गई होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, वो आके यहाँ रह तो रही हैं, ठीक है, उन्हें लाभ हो रहा है, ठीक है, उतना वो कुछ % यहाँ की देशवासी, मतलब यहाँ की गवर्नमेंट को भी दे रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो फैक्ट्री से, आप समझो कैसे हानि हो रहा है। अब उस फैक्ट्री से जो भी गंदे पदार्थ समझो प्रवाहित हो रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे जो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है भाई, इसी देश की, मतलब भारत की, तो यहाँ पे वायुमंडल दूषित होगा, है ना। दूषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होगा ना। जब फैक्ट्री से धुआं निकलेगा तो जो वहाँ जो फैक्ट्री यहाँ डाली गई है उससे जो भी गंदे पदार्थ निकलेंगे वो कहाँ प्रवाहित होंगे, गंगा जी में ही तो होंगे ना। तो ऐसे क्या हो रहा है, हनन किसका हो रहा है, भारत का ही हो रहा है हनन, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भारत क्या, मतलब एग्जाम्पल समझो कि कोई भी देश अगर ऐसा करता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो कंपनियां विदेशों से भारत में आके रह रही हैं, यहाँ पे जो अपना फैक्ट्री डाली हुई हैं, उनसे जो यहाँ पे भारत को जो नुकसान हो रहा है, जो यहाँ का वायुमंडल दूषित हो रहा है देखा जाए तो, और यहाँ पे जो पदार्थ प्रवाहित हो रहे हैं यहाँ गंगा जी में, ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे भारत की तो संप्रभुता का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अभी मैं हाल ही में गई थी विंध्याचल, तो वहाँ मैंने देखा घरों से
जो गंदे पदार्थ प्रवाहित हो रहे हैं, जो पानी बह रहा है, वो नाली जाके अटैच करती है गंगा जी में। मैंने देखा, मेरा मन तो गंगा जी में नहाने का बिल्कुल नहीं किया, इतनी अशुद्ध हो चुकी है गंगा जी। हाँ, गंगा जी पवित्र है, लेकिन जब वो हिमालय से प्रवाहित होती है सिर्फ वहीं तक, और जैसे ही वहाँ से वो बहती है ना, वैसे क्या हो जाती हैं, अशुद्ध हो जाती हैं। मैंने देखा वहाँ पे जो गंदे पदार्थ से घरों से जो प्रवाहित हो रहे हैं जल गंदे, वो सब जा रहे गंगा जी में, वो सब जा रहे। तो क्या होगा, ऐसे दूषित नहीं होगी गंगा जी? हो रही है, हो चुकी है, हो नहीं रही, हो चुकी है। और फिर ऐसे ही क्या हो रहा है, यही है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण राज्य की संप्रभुता का हनन कर रहा है भाई, ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे वो एक दूसरे कंट्री में जाके रहती हैं, बिल्कुल सही है, उन्हें जो प्रॉफिट होता है कुछ परसेंट वहाँ की गवर्नमेंट को भी देती है, सही है, लेकिन वहाँ उस फैक्ट्री से जो धुएँ निकलेंगे वो कहाँ जाएगा? क्या वो भी अपने साथ अपने देश में ले जाएंगे क्या? नहीं ना, नहीं। वो जो धुआं निकलेगा वो उसी देश को दूषित करेगा जिसमें वो स्थित है, जिस देश में फैक्ट्री लगी हुई है। और वहाँ से जो गंदे पदार्थ प्रवाहित होंगे वो कहाँ जाएंगे? गंगा जी में तो जाएंगे ना। वहाँ की जो जल होगी वही दूषित होगी, वहाँ का जो स्थान है वही दूषित होगा, होगा कि नहीं होगा? तो जितनी प्रॉफिट नहीं होगी उससे नुकसान ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे में ही वैश्वीकरण से क्या होता है, ऐसे में ही क्या है, जो वैश्वीकरण है, ऐसे में ही वैश्वीकरण से क्या होता है, राज्य की संप्रभुता का क्या होता है, हनन होता है। तो भाई यही है, समझो यहाँ पे यही कह रहा है कि ये कहना कहाँ तक उपयुक्त है, मतलब ये कहना कहाँ तक उचित होगा कि जो वैश्वीकरण है वो राज्य की संप्रभुता का हनन कैसे कर रहा है। तो भाई ये हुआ, अब समझिए आप कैसे वैश्वीकरण से, कैसे अगर आपसे ऐसे एग्जाम में आ जाए कि वैश्वीकरण से राज्य की संप्रभुता का हनन कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो आपको यही वहाँ पे लिखना है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, वो आके भारत में रह तो रही हैं, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, कुछ परसेंट वो यहाँ की गवर्नमेंट को भी दे रही है, ठीक है, बट उस कंपनी से जो पदार्थ प्रवाहित हो रहे हैं गंदे गंदे, उससे जो पशु पक्षी यहाँ के मारे जा रहे हैं, जो धुआं उत्पन्न हो रहा है जिससे वातावरण क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है, इसका जो हानि होगा वो किसके ऊपर जाएगा भाई? किस देश के ऊपर जाएगा? भारत के ऊपर जाएगा, जहाँ पे वो स्थित है ना। तो ये है वैश्वीकरण, आपस में संबंध है, दूसरे से कंट्री बनाए हुए हैं, ठीक है यहाँ पे। लेकिन अगर वो यहाँ पे फैक्ट्री डालते हैं या फिर यहाँ की देशवासी जाके वहाँ डालते हैं, वहाँ रहते हैं, आपस में कुछ कोई भी क्रिया करते हैं, अगर उससे, उस क्रियाकलाप से उस कंट्री को हानि होता है, उस देश को नुकसान होता है भाई, तो इस प्रकार से ही क्या होगा, राज्य की संप्रभुता का हनन होगा। तो दोस्तों यही है आपका टॉपिक। तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी, यहाँ पे नाटो हो गया और यहाँ पे ये वैश्वीकरण से राज्य की संप्रभुता का हनन, ये दो टॉपिक जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ये आपको आगे और आगे इसके बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ने को मिलेगी और यही अधिकतर एग्जाम में भी आता है। तो ठीक है, यहाँ पे छोटे मोटे एग्जाम में तो ये आएगा ही आएगा, बात तो ठीक है। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो इतना नॉलेज बना के चलो कि यहाँ पे सिर्फ आपका टारगेट है 10-12 मतलब 10-12 पास करना नहीं, उसके बाद आप ऐसी नॉलेज रखो जो आपको हाई लेवल भी क्या करे, काम आ जाए, हाई लेवल एग्जाम के लिए भी काम आ जाए। तो यहाँ पे यूपीएससी में भाई ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ये भी समझ लो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाँ ये तो 12 का क्वेश्चन है, उससे क्या मतलब, नहीं, एनसीईआरटी से ही तो आपको बोला जाता है कि एनसीईआरटी बेसिक कवर करो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रिलेटेड क्या, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी में भी। तो भाई मैं इसीलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे आपका जो यहाँ पे नाटो है भाई, इसके बारे में भी जानकारी अच्छी लेना। और भी मैंने तो आपको जहाँ तक है बता ही दिया है, इसका उद्देश्य बताया है, इसकी स्थापना बता दी है, तो ये इसमें मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिया है। तो फ्रेंड्स, और ये भी जानते हो यहाँ पे जो ये पूछा है कि चीन किस महाद्वीप में स्थित है, तो यहाँ पे ज्योग्राफी का सवाल आपको यहाँ पे देखो पूछ लिया है। एशिया महाद्वीप में जानते हो कितने महाद्वीप है, 7 है ना। तो अभी मैं ज्योग्राफी तो पढ़ा नहीं रही फिलहाल, जब पढ़ाऊंगी तो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा है, 2 अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, एक पूंजीवादी, दूसरा सोवियत संघ की, मतलब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पूछ सकता है, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या फिर भारत हो, ठीक है। तो यहाँ पे और ये करंट अफेयर से भी देखो इसमें सवाल पूछा है। पुराना 2006 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, नाटो हो गया और यहाँ पे वैश्वीकरण हो गया, संप्रभुता हो गया। ये जो टॉपिक है आपको ना आगे भी आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप बीए करते हो तो भी
और आगे अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो तो भी, और कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो तो भी, 12-10 पास करना चाहते हो तो भी आपको ये टॉपिक पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा आपके सिलेबस में, ठीक है। तो इसलिए मेरा मान के चलना है, अगर मेरा सुनोगे आप, मतलब अगर समझते हो कि हाँ मैं यहाँ पे क्यों कह रही हूँ, क्यों आपको इतना फोर्स कर रही हूँ, क्योंकि आपको अगर भाई आगे कुछ करना है, कोई एग्ज़ाम देना है, तो इन सब के बारे में अच्छी डिटेल आपको मिल जाएगी। मैं इसके बारे में और आगे आपको पढ़ाऊँगी। फ़िलहाल अभी मैं आपको उतना नॉलेज दे रही हूँ जितना मैंने अपने दिमाग में सेट किया है, जितना आपके 12 की बुक में है, ठीक है। मैं 12 का बुक जब मैं पढ़ रही थी, जो मैं पढ़ रही हूँ ना उसका ही मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितना नॉलेज मैं रोज़, मतलब आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा तो मैंने आज आपको ये सवाल पूरा हल करा दिया, तो मैं ऐसे डेली आपका 5, 10 या 15 सवाल डेली मैं आपको हल कराऊंगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम दूर नहीं है, बहुत पास आ रहा है, फरवरी से स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग जो पढ़ चुके हो ठीक है। यहाँ पे अब मैं जो रिवीजन करा रही हूँ अब आप उसे ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि कुछ है नहीं, देखो कोई भी सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। बट सवाल ये होता है कि हमें कोई भी सब्जेक्ट इसलिए डिफ़िकल्ट लगता है, इसलिए कठिन लगता है, क्योंकि हम उसे जब पढ़ते हैं, मानो कि नहीं समझ, आपको पता है जब हम कोई भी सिलेबस पढ़ते हैं, 1-2 बार पढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आएगा तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आता है तो हम ये कहने लगते हैं कि यार ये सवाल बहुत मतलब ये जो सिलेबस है बहुत कठिन है, बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ना। ऐसे कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हो ना। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी सवाल, कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में डिफ़िकल्ट है, ईजी भी है, लेकिन उस तरीके से लोग आपको या हमें समझा नहीं पाते या हम समझ नहीं पाते, इस वजह से हम ये कहने लगते हैं कि भाई ये सिलेबस बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं समझ में आ रहा है। तो अपने आप में सब सब्जेक्ट अच्छे हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप इंटरेस्टिंग के साथ समझते हो, पढ़ते हो, तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको ये 5 सवाल समझ में आए होंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।